जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस दिन पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया गया? तो ये दिवस अभी मनाया गया है 27 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब दिवस इसका हिंदी में नाम क्या है? तो हिंदी में इसका नाम होगा महामारियों की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर को पहली बार ये मनाया गया। तो क्यों मनाया गया है यह दिवस? तो जो भी हमारी महामारियां होती हैं उनकी रोकथाम, उनसे बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर इस प्रकार की जो महामारियां होती हैं उनको समाप्त करने के लिए दुनिया के देश आपस में साझेदारी करें, इसको बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि पूरे 2019 का जो हमारा वर्ष है वह कोविड-19 महामारी से प्रभावित रहा। तो इसीलिए अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 दिसंबर को हुई इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाया गया। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कल आपके 2 एग्जाम हुए थे। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ जो कि बहुत ही लो लेवल का था। खास तौर पर अगर हम करंट अफेयर्स और जीके के जो हमारे प्रश्न थे वे काफ़ी ज़्यादा आसान थे। और वहीं पर कल बीपीएससी का भी पेपर हुआ, 66वीं बीपीएससी का पेपर हुआ। और अगर आपने उस पेपर को देखा हो, टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया था। तो विशेष तौर पर जुलाई से लेकर के नवंबर तक के प्रश्न उसमें पूछे गए थे। और यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या थी 29, जिनमें से डायरेक्टली 28 प्रश्न मेरे ही वीडियो से थे। अगर आपने पेपर देखा हो तो आपको ये पता चला होगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप अगर किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके पेपर किस प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर किस प्रकार के रहे हैं, उसे आप लोग एक बार जरूर देख लें। क्योंकि उसे देखने के बाद में ही आप करंट अफेयर की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ कंटेंट को देखने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट आपके लिए बेहतर है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को पुरुष क्रिकेटर ऑफ डिकेड के लिए सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार अभी मिला है भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, इनको पुरुष क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यह अवार्ड इनको मिला क्यों है? तो वर्ष 2011 से लेकर के 2020 के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20,396 रन बनाए गए विराट कोहली के द्वारा, और इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं की श्रेणी में बात करते हैं तो पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रही हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। तो इन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ डिकेड के लिए रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के एलिसा पेरी हैं, इनको T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड और ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब ये पुरस्कार होते क्या हैं, थोड़ा सा आइए इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। आईसीसी के बारे में आप सभी को पता होगा, ये हमारी क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गवर्निंग बॉडी है और इसी के द्वारा 3 प्रकार के क्रिकेट के टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं। एक हमारा होता है T20 जिसमें 20 ओवर का मैच होता है। एक हमारा होता है 50 ओवरों का जिसे हम लोग ओडीआई कहते हैं, यानी कि वनडे इंटरनेशनल या फिर एक दिवसीय मैच। और एक हमारा होता है टेस्ट मैच। तो आईसीसी क्या करती है, इसके द्वारा दुनिया भर के जो भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलते हैं, उनको प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है विभिन्न पुरस्कारों से। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह आपका पुरुषों के लिए होता है गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यानी कि साल का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन होता है उसे ये पुरस्कार मिलता है। और महिलाओं के लिए होता है रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड,
जो कि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों पुरस्कारों के अलावा आईसीसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष T20 में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा उस वर्ष उसे पुरस्कृत किया जाता है, ओडीआई में किसका रहा उसे पुरस्कृत किया जाता है, और टेस्ट मैचों में किसका रहा उसे पुरस्कृत किया जाता है। जैसे अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं तो गैर सोबर्स ट्रॉफी मिला था बेन स्टोक्स को जो कि इंग्लैंड के हैं, और रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड की बात करते हैं तो ये मिला था एलिस पेरी को। अब ये तो हमारे हो गए आईसीसी के द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार। तो इसी प्रकार से आईसीसी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा उसे भी सम्मानित किया जाता है। क्या? जिस प्रकार से आईसीसी प्रत्येक वर्ष बेस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करती है ओवरऑल कैटेगरी और विभिन्न यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 कैटेगरी में, उसी प्रकार से आईसीसी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में यानी कि एक डिकेड के अंदर किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा ओवरऑल, टेस्ट और T20 क्रिकेट में, उसे भी सम्मानित किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको आईसीसी पुरस्कारों के बारे में समझ में आया होगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि भारत के जो वर्तमान कप्तान हैं विराट कोहली, इनको आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार, ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है। तो इन्हें ये दोनों पुरस्कार दिए गए। अगला प्रश्न है, आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यानी कि मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन रहा, और ये पुरस्कार मिला है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टीव स्मिथ हैं इनको पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, और अफगानिस्तान के जो स्पिन गेंदबाज हैं जिनका नाम है राशिद खान, इनको पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पुरुषों की श्रेणी में आपके 4 अवार्ड दिए गए हैं विशेष तौर पर। इनमें से एक रहा बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जो कि विराट कोहली को मिला, बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर का ये भी मिला विराट कोहली को, बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर का ये मिला स्टीव स्मिथ को, और बेस्ट T20 का ये मिला है इनको राशिद खान को। महिलाओं में आप सिर्फ ध्यान रखेंगे रचल हेहो फ्लिंट अवार्ड ऑफ द डिकेड की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को मिला। और एलिस पेरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T20 के लिए और ओडीआई के लिए भी इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर खेल भावना को बनाए रखने के लिए आईसीसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, और उसी प्रकार से यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में किस खिलाड़ी के द्वारा सबसे बेहतरीन खेल भावना को बनाया गया उसके लिए भी इन्हें ये पुरस्कार, इनके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2011 की बात है, उस समय भारत और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था नॉटिंघम में। कहाँ पर? नॉटिंघम में खेला जा रहा था। तो इयान बेल जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, उन्होंने गेंद को हिट किया। अब हिट करने के बाद क्या होता है कि गेंद जाती है बाउंड्री की तरफ, और जब खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ता है तो उस समय जो हमारे यहाँ 2 बैट्समैन होते हैं ये दौड़ करके रन पूरा करते हैं। तो बाउंड्री पर उस समय प्रवीण कुमार के द्वारा फील्डिंग की गई, तो इन दोनों बल्लेबाजों को लगा कि शायद ये चला गया है 4 रन, लेकिन वह चौका नहीं था। और इस दौरान जो इयान बेल हैं वह क्रीज में नहीं थे, इनको पता लगा था कि ये चौका है, खिलाड़ी के हाव भाव से भी इनको लगा कि ये चौका है, और इसीलिए क्रीज में ना पहुंचने के कारण इनको रन आउट दे दिया गया था। तो बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर स्पिरिट ऑफ द गेम का परिचय दिया, यानी कि बहुत ही शानदार खेल भावना का परिचय दिया, और एक आउट खिलाड़ी को इन्होंने नॉट आउट घोषित कर दिया, यानी कि जो अपील की गई थी उस अपील को इन्होंने वापस ले लिया। और इस प्रकार से इयान बेल जो कि नियमों के अनुसार रन आउट हो चुके थे वह एक बार फिर से खेलने को आए थे। तो इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया आईसीसी के द्वारा। तो आई होप आपको इन चारों पुरस्कारों के बारे में, ये जो सारे पुरस्कार हैं आईसीसी के, इनके बारे में बेहतर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है,
दिसंबर 2020 में किस देश ने नई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगैन 33R को लॉन्च किया? तो ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है चाइना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि चीन के द्वारा अपने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गाओफेन 14 नाम का भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अभी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चीन के द्वारा अपने नए लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट की सहायता से 5 नए सैटेलाइट भी अभी स्पेस में स्थापित किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चीन से याद रखेंगे। बाकी अगर हम लोग चीन की बात करते हैं तो इसका ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। राजधानी आपको बीजिंग में मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बीजिंग। मुद्रा यहाँ की है रेनमिनमी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग और प्रीमियर यहाँ के हैं ली केकियांग। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे देश के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ में चीन अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रिटेल ऋण के लिए डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो कि हमारे देश का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये प्लेटफॉर्म है क्या? तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेना चाहता है तो मात्र 30 मिनट के भीतर, ये 20 नहीं है, ये है आपका 30 मिनट के भीतर उसको अगर होम लोन लेना चाहता है या कार लोन लेना चाहता है या किसी प्रकार का पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लोगों को ऋण प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में जिन्होंने अपना फिक्स डिपॉजिट रखा है, यानी कि जिन्होंने एक साथ में बहुत सारा पैसा जमा कर दिया है, उनके लिए भी ऑनलाइन लोन अगेंस्ट एफडी नाम की योजना को भी शुरू किया गया है, यानी कि वे लोग भी अपने एफडी के ऊपर यहाँ पर ऋण ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको गुजरात के वडोदरा में मिलेगा। एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज में रहा था, तो नीचे जरा कमेंट में आप बताइएगा कि यह न्यूज में रहा क्यों था। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना को लॉन्च किया? तो अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वह मणिपुर और असम राज्य के दौरे पर थे और उसी दौरान उनके द्वारा मणिपुर राज्य में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना को लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ पर सबसे पहले गृह मंत्री के द्वारा एक वर्चुअल माध्यम से ई कार्यालय का उद्घाटन किया गया, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया और वहीं पर इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मणिपुर की बात करते हैं तो राजधानी इम्फाल में है। मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री होगा, ये है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल यहाँ की है नजमा हेपतुल्ला। अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने कहा है कि 2026 तक हम लोग चंद्रमा के ऊपर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखिएगा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल है वह 20 जनवरी से शुरू होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस, न्यूक्लियर पावर एंड प्रोपल्सन को मंजूरी दी गई और इसके अंतर्गत जो अमेरिका का ऊर्जा विभाग है वह मिलेगा नासा से और इनके द्वारा यह योजना बनाई जाएगी कि किस प्रकार से हम एक एटॉमिक रिएक्टर स्थापित कर दें चंद्रमा के ऊपर। अब एटॉमिक रिएक्टर का काम क्या होगा? तो एटॉमिक रिएक्टर मुख्य रूप से यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की अक्रियाओं पर कार्य करेगा और उसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाएगी चंद्रमा के ऊपर। और जो भी हमारे चंद्रमा के लिए रोबोटिक मिशन होंगे या फिर कोई मानव मिशन होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में आपको अमेरिका के 2-4 राज्य चंद्रमा के ऊपर भी देखने को मिले, क्योंकि चंद्रमा के बारे में काफ़ी ज़्यादा, चंद्रमा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। जैसे कि आर्टेमिस मिशन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जिसे
2024 में लॉन्च किए जाने की योजना है। और जो अमेरिका के द्वारा 18 एस्ट्रोनॉट यहाँ पर चुने गए हैं उनमें भारतीय मूल के राजाचारी भी शामिल हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अमेरिका की जो स्पेस फोर्स है उसका नाम इन्होंने गार्जियन भी रखा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडन और उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस, और इन दोनों को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने राज्यों में कोविड-19 टीके के लिए ड्राई रन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कुल मिलाकर के 4 राज्यों में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक राज्य है आंध्र प्रदेश साउथ में, एक हमारा गुजरात है, एक है पंजाब और एक है असम राज्य। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानना है कि ड्राई रन होता क्या है। क्या इन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जाएगी? तो नहीं, यहाँ पर एक प्रकार का डमी वैक्सीन होता है और एक प्रकार से प्रैक्टिस की जाएगी कि जब कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी तो उसे किस प्रकार से लोगों को दिया जाना है। तो यह एक प्रकार का ट्रायल होगा जिसके माध्यम से कोविड-19 की वैक्सीन के वितरण में जो भी समस्याएं या फिर चुनौतियां आ सकती हैं उनके बारे में एड्रेस किया जाएगा और उनको दूर करने के उपाय यहाँ पर खोजे जाएंगे। तो इसीलिए ड्राई रन की शुरुआत अभी की गई है इन 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा नवरत्नालु पेदालांद्रिकी इलू किससे संबंधित योजना है? तो ये जो योजना है इसे अभी शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने और ये हमारी एक हाउसिंग स्कीम है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने आंध्र प्रदेश राज्य की 9 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ा था, शायद जनवरी माह में पढ़ा था। उस समय मैंने आपको बताया था कि 9 महत्वपूर्ण योजनाएं इनके द्वारा शुरू किए जाने की योजना है और उन्हीं में से एक आपका है नवरत्नालु इलू। तो इसके अंतर्गत जो भी राज्य के गरीब लोग हैं उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के द्वारा अभी 9 ज्वेल्स हाउसिंग फॉर ऑल पोल योजना की शुरुआत पूर्व गोदावरी जिले में किया गया है और योजना के अंतर्गत 2024 तक लगभग 31 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा जो कि पूरी तरह से राज्य के गरीब लोगों के लिए होंगे। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ये योजना आंध्र प्रदेश की है और यह एक प्रकार की आवास योजना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी आपको अमरावती में मिलेगी, राज्यपाल है बीबी हरिचंदन, सीएम यहाँ के मैंने आपको बता ही दिया जगन मोहन रेड्डी हैं और इनकी पार्टी का नाम है वाईएसआर कांग्रेस। उच्च न्यायालय आपको अमरावती में मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश इसके हैं जे.के. माहेश्वरी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी आइए जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा असम के गुवाहाटी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। तो असम में ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज था, तो दूसरे मेडिकल कॉलेज की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम है शमसुर रहमान फारूकी जी, तो ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके थे और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। हमारे आर्मी चीफ है वर्तमान में एम नरवाने जी और ये 28 दिसंबर को 3 दिवसीय दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल चुके हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण कोरिया की यात्रा पर एम नरवाने जी गए हैं। इससे पहले ये सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर भी गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में सेहत नाम की योजना को लॉन्च किया गया। सेहत जिसका पूरा नाम है सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसे हम लोग आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार की एक योजना जम्मू कश्मीर राज्य में अभी पीएम के द्वारा शुरू की गई है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अब इस प्रश्न पूछे जाने के पीछे एक कारण है। दरअसल जब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है, तो बहुत सारे लोगों का अब भी ये डाउट है कि जो हमारे यहाँ का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वह आपका NH-44 है। तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे रोड हाईवे एंड परिवहन मंत्रालय का डॉक्यूमेंट है उसे पोस्ट कर दिया था। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो लगभग 10वें पृष्ठ पर आपको NH-27 के बारे में जानकारी मिलेगी और इसका विस्तार जिन जिन राज्यों में है उनका
टोटल लंबाई अगर आप काउंट करेंगे तो ये लंबाई आपकी हो जाती है 4112.62 किलोमीटर। ये जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ेगा और इस प्रकार से यही वर्तमान में सबसे लंबा हाईवे है। अब दरअसल बात ये हो जाती है कि अगर आप गूगल के ऊपर जाकर के सर्च करेंगे तो सारी जगह पर आपको NH27 ही मिलेगा, लेकिन जब आप उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे जो कि 2019 में आया था और उसमें जो दूरी दी गई है उसको काउंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि NH27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है और ऐसे होते हुए ये पहुँच रहा है असम में और ये हमारा है NH44। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है जो कि कल BPSC के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत ने किस राज्य से नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण किया गया था कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न में ये पूछा गया था कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन स्वदेशी मिसाइल कौन सी है। तो चाहे जैसे प्रश्न पूछा जाए, बस आपको ध्यान रखना है कि रुद्रम हमारे यहाँ की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और अभी बालासोर में M30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। और अगर हम लोग रुद्रम मिसाइल की बात करते हैं तो हवा से सतह में मार करने वाली ये मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस यह एक मिसाइल है जो कि 250 किलोमीटर की रेंज में अपने लक्ष्य को भेज सकती है। सॉरी, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर नया कोई प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।